Hello friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 10 Civics chapter 2 Federalism. आज हम क्लास 10th के राजनीतिक विज्ञान के विषय संघवाद के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत इजी सा चैप्टर है आपके बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं हम फेडरलिज्म होता क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं। तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म किसे कहते हैं, इंडिया एक कैसे संघ राज्य है, फेडरल कंट्री है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, किस तरह से फेडरलिज्म या संघ राज्य जो है वर्क करता है, काम करता है उसका सिस्टम, और किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है इंडिया में, विकेंद्रीकरण किया गया है भारत में। फिर हम एनालाइज करेंगे फेडरल प्रोविजंस और इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट, फिर एक्सप्लेन करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, वहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर एनालाइज करेंगे फेडरल प्रोविजंस और इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो ये जो है मेजर चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब शुरू करते हैं आज के चैप्टर में। सबसे पहले देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो मीनिंग है, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। फेडरलिज्म का सिंपल सा साधारण सा मीनिंग है कि संघ राज्य उस व्यवस्था को कहा जाता है, उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उस देश की शासन के सारी शक्तियां जो होती है एक केंद्रीय सरकार और उसके अलावा विभिन्न संवैधानिक जो यूनिट्स हैं उसमें डिवाइडेड होती है। यानी एक से अधिक स्तर की जहां सरकारें होती है उसी शासन व्यवस्था को फेडरलिज्म कहा जाता है। द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट the regional government were given constituent powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. फर्स्ट चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग में बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी, बेल्जियम किस तरह से एक फेडरल कंट्री बना था। तो 1993 में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारे चेंजेस किए गए उसके बाद बेल्जियम जो है एक फेडरल या संघ राज्य जो है वो बन गया, जबकि इन श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिसेस पर्पसेस यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। जबकि श्रीलंका जो है वो उस सिविल वॉर के बाद भी जो है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करता रहा। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, जबकि वो जो तमिल लीडर्स थे वो श्रीलंका को एक फेडरल राज्य में बदलना चाहते थे। दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 192 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। देखा जाए तो विश्व के लगभग 192 देशों में से सिर्फ 25 देशों में ही संघीय शासन व्यवस्था का सिस्टम है। द सिटीजन्स मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन ये 25 देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है, यानी विश्व के ये वो देश है जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, या विश्व के बड़े बड़े जो देश है वहाँ पर ये संघीय शासन व्यवस्था जनरली पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन। विश्व के सभी बड़े देश जो हैं ज़्यादातर वो संघ राज्य हैं। कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप। आप जो है अगले पेज पर जो मैप दिया गया है उस मैप में क्या कोई एक्सेप्शन देख सकते हैं कि बड़ा देश होने के बावजूद वहाँ संघ राज्य नहीं है। तो पहले हम यहाँ जो लाल कलर में जितने भी देशों को दिखाया गया वो सब फेडरल कंट्रीज़ हैं, संघ राज्य हैं, जिसमें हम सभी बड़े बड़े कंट्रीज़ देख सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, फिर पांचवा ब्राज़ील भी है, फिर छठा ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, मैक्सिको, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, स्पेन जो है, बेल्जियम है, छोटा सा कंट्री है, पाकिस्तान भी है इसमें। तो ये बहुत सारे कंट्री हैं, नाइजीरिया भी है। लेकिन बड़े कंट्रीज़ में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कंट्री जो बहुत बड़ा भी है लेकिन वहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है, और वो कंट्री यहाँ पर जो दिख रहा है दैट इज़ चाइना। चीन जो है वो एक फेडरल स्टेट नहीं है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि फेडरल फॉर्म में किस तरह की शासन व्यवस्था रहती है। तो अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल कंट्री जो होता है वहाँ पर गवर्नमेंट के 2 लेवल होते हैं।
one is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest। एक वो गवर्नमेंट जो पूरे देश के लेवल की होती है, जहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट जो सभी राज्यों से संबंधित होते हैं वो जिसके हाथ में होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, और दूसरी जो होती है वो गवर्नमेंट या सरकारें होती है जो प्रोविंसेस या स्टेट लेवल पर होती है, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट, और वो अपने राज्य से संबंधित रोज़मर्रा के जो भी विषय होते हैं उनको देखने या चलाने का काम करती है। तो एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जो पूरे देश के संबंधित कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पर काम करती है, और राज्य सरकार जो उस एरिया के पर्टिकुलर स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है। तो इस तरह से दो लेवल की गवर्नमेंट फेडरेशन में होती है, संघ राज्य में होती है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और सबसे बड़ी विशेषता है कि दोनों ही तरह की गवर्नमेंट जो है अपने अपने मामलों में स्वतंत्र होती है। इन दोनों का ही एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं रहता है, दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। ये इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है। अब वर्ल्ड में जो है दो तरह की सरकारें हमने देखी, एक फेडरेशन या फेडरल सिस्टम, और दूसरा जो हमने देखा वो था यूनिटरी सिस्टम। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो एक ही सरकार होती है जो पूरे देश का शासन चलाती है, या अगर दूसरा लेवल भी होता है सरकार का, लेकिन वो लेवल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में रहता है, उनके कंट्रोल में रहता है। तो वहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही एक तरह से पूरे देश का शासन चलाती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंसेस और द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन, जो है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो वहाँ पर सेंट्रल जो है वो पावर रहती है, यानी एक ही सरकार जो है ज़्यादा शक्तिशाली होती है। दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन संघ व्यवस्था में फेडरल स्टेट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को देखनी है, समझनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट पावर्स को एंजॉय करते हैं। फिर आगे है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद की कुछ शक्तियाँ रहती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए उसे केंद्र सरकार को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट जो है पावरफुल होती है और एक दूसरे को ऑर्डर नहीं कर सकती। दैट सिस्टम इज फेडरल सिस्टम। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, और दोनों ही सरकारें जो है अलग अलग तरह से लोगों के लिए जवाबदेह होती है। राज्य सरकार अपने कार्यों के लिए जनता से जवाबदेह होती है और केंद्र सरकार अपने कार्यों के लिए जनता से जवाबदेह होती है, और अलग अलग वोटिंग के माध्यम से जनता जो है इन दोनों को इलेक्ट भी करती है। तो यूनिटरी फॉर्म में एक ही गवर्नमेंट, और वो अगर एक से ज़्यादा भी है तो एक जो है उसमें ज़्यादा पावरफुल होती है, जबकि फेडरल सिस्टम में दोनों अलग अलग गवर्नमेंट होती है, दोनों के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है और दोनों ही एक दूसरे को जो है आंसरेबल नहीं होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म या संघ राज्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देर आर 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। संघ राज्य की 7 विशेषताएं हैं जो अब हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। किस तरह की शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है? तो सबसे पहले देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो संघीय शासन व्यवस्था वहाँ को उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकारें होती, 2 से अधिक स्तर की सरकारें, या तो 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती, वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। दोनों ही स्तर की सरकारें एक ही तरह के नागरिकों पर शासन चलाती है, हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन बट हैज़
its own jurisdictions in specific matter of legislation, taxation and administration। लेकिन दोनों ही तरह की सरकारों का अपना अपना एक निर्धारित दायरा होता है, क्षेत्र होता है, चाहे वो कानून का हो, चाहे वो कर व्यवस्था का हो या प्रशासन का हो। सबके प्रशासन और उन सब के सब्जेक्ट्स जो है वो बटे हुए रहते हैं दोनों ही तरह की गवर्नमेंट के, यानी दोनों गवर्नमेंट एक ही देश में रहती है, एक ही तरह के लोगों पर शासन करती है, लेकिन उनके विषय जो है अलग अलग होते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे अलग अलग होते हैं। फिर थर्ड होता है द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही तरह के सरकारों को जो भी शक्तियां हैं शासन की, वो संविधान में वर्णित होती है, संविधान में लिखी रहती है कि इस गवर्नमेंट को ये शक्तियां हैं, इस गवर्नमेंट को ये शक्तियां हैं। तो ये दोनों ही तरह की सरकारों को पावर जो है संविधान द्वारा मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड देम द power, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। इसलिए दोनों ही तरह की सरकारों का अस्तित्व जो है और उनकी जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा प्रमाणित होती है, संविधान द्वारा गारंटीड रहती है कि वो अपने अपने लेवल पर अपने सारे अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि संविधान उन्हें वो शक्ति देता है। तो बोथ गवर्नमेंट्स हैड इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो संविधान है, उस संविधान को कोई एक ही स्तर की सरकार जो है वो कभी चेंज नहीं कर सकती। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि वो संविधान को चेंज करके ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त कर ले, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। संविधान को एक ही सरकार द्वारा कभी चेंज नहीं किया जा सकता। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर कोई भी चेंज संविधान में करना है तो उसके लिए दोनों ही तरह की सरकारों के कंसेंट या सहमति की आवश्यकता होती है। तो बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट वन। एक सरकार जो है कभी संविधान को बदल नहीं सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें संविधान बदलने की शक्तियाँ दोनों ही सरकारों के पास दी गई है। फिफ्थ, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और दोनों ही तरह की सरकारों के पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उनको इंटरप्रेट करने का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, किस पावर का क्या मीनिंग है, अर्थ है, ये बताने की जो राइट है, दैट राइट गोज टू जुडिशरी। न्यायपालिका ये डिसाइड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इस पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और उस पावर का मीनिंग क्या है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट का इशू भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किस क्लॉज का क्या मीनिंग है और वो किसके जुरिडिक्शन का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से फेडरेशन की 5 विशेषताएं, 2 लेवल गवर्नमेंट के होते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के डिफरेंट जुरिडिक्शन होते हैं। प्रत्येक गवर्नमेंट को उनके पावर जो है संविधान द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। चौथा, कोई भी गवर्नमेंट जो है अकेले अपने दम पर संविधान को बदल नहीं सकती है। और पांचवा जो है, दोनों की ही बीच की शक्तियों का जो है इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया गया है। फिर सिक्स्थ जो फीचर है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और दोनों ही तरह की सरकारें अपने अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाए, इसके लिए उन्हें जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की गई है। और वो ऑटोनॉमी इस तरह से प्रदान की गई है कि उन दोनों की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डिफरेंट डिसाइड किए गए। कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही उसका सारा रेवेन्यू जाता है। कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनको सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनमें दोनों ही गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करती है, लेकिन उनमें उनका परसेंटेज डिसाइड किया रहता है कितना परसेंट कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये जो रेवेन्यू का स्पेसिफिकेशन किया गया है ताकि दोनों ही गवर्नमेंट अपने जितने भी एक्सपेंसेस है उनको बियर कर सके, साथ ही साथ जो भी प्लान है, जो योजनाएं हैं डेवलपमेंट की, उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दोनों ही तरह की गवर्नमेंट को दी गई है। फिर सेवंथ एंड द लास्ट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज फेडरलिज्म सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरलिज्म व्यवस्था या शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य होते हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला, अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। और दूसरा,
एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और दूसरी जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो देश की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसको भी अकोमोडेट करे। तो फेडरल सिस्टम हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव जिनको कहते हैं, दोहरे उद्देश्य जिसको कहते हैं। पहला देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, और दूसरा है क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भी सम्मान करना। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है इस फेडरलिज्म की शासन व्यवस्था में पूरी होती है। तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब बात करते हैं कि एक अच्छा आदर्श संघीय शासन व्यवस्था जो होती है, बोथ एस्पेक्ट, उसमें दोनों ही तरह के तत्व होते हैं। एक होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, एंड दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, की आपस में मिलकर रहने का जो है एग्रीमेंट या समझौता, कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। इस तरह की सिद्धांतों पर ये फेडरल सिस्टम काम करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के फेडरलिज्म की व्यवस्थाएं हैं, सरकारें हैं, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। विश्व के अलग अलग देशों में संघीय शासन व्यवस्था अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। The first rule involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. तो फेडरलिज्म के वर्ल्ड में दो तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है इसका मतलब ये है कि विश्व की वो देश जहाँ अलग अलग स्टेट मिलकर आपस में मिलकर किसी एक देश का निर्माण करते हैं, अलग अलग राज्य मिलकर जो और साथ में मिलकर किसी एक देश का निर्माण करते हैं, उस तरह की व्यवस्था को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग देन द फेडरल गवर्नमेंट, और इसमें सभी राज्यों की सरकारें जो होती है उन सभी को पास इक्वल पावर्स रहते हैं, यानी हर राज्य की सरकार जो है इक्वल पावर रखती है, और ये राज्यों की सरकारें फेडरल गवर्नमेंट, संघ राज्य की सरकार या संघीय सरकार या केंद्र सरकार से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और इस तरह की जो फेडरेशन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में देखे जा सकते हैं, जहाँ पर राज्यों ने मिलकर ही देश का निर्माण किया, और इन देशों में जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फिर बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन उन देशों की सरकारों को कहा जाता है, उन देशों को कहा जाता है वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जहाँ पर कोई एक देश की, जनरली जो बड़े देश रहते हैं वहाँ की सरकार जो है ये डिसाइड करती है कि वो अपने एक संवैधानिक शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिवाइड करेगी, यानी जहाँ किसी देश को राज्यों में बांटा जाता है उस तरह की सरकार को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। जहाँ राज्यों से मिलकर देश बनता है दैट इज़ कमिंग टुगेदर, और जहाँ किसी देश में फिर फर्दर स्टेट्स में डिवाइड करके फिर जो है पावर का शेयरिंग किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और इंडिया, स्पेन, बेल्जियम जो वर्ल्ड के ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एक देश थे, एक देश के रूप में स्वतंत्र हुए, लेकिन बाद में उनमें राज्यों का निर्माण करके जो है शक्तियाँ उनको बांट दी गई। तो इस तरह से ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाते हैं। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के एग्जाम्पल कंट्री के जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हमने कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर को समझा। सेम वही जो है कि कमिंग टुगेदर में देखो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म बिगर यूनिट। फिर इसमें इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें सॉवरेनिटी आइडेंटिटी को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। ऑल कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, सभी स्टेट्स को इक्वल पावर होता है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर की बात करें, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड सेंटर इज मोर पावरफुल
देन स्टेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स की तुलना में, जैसे भारत में है। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, और जो स्टेट्स होते हैं उनके पावर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कोई कोई स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, उनको ज़्यादा पावर दिए रहते हैं, कोई कोई स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पूरे पावर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह का जो है होल्डिंग टुगेदर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम इसके जो है बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है डिफरेंस है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। अब बात करते हैं कि भारत कैसे एक फेडरल कंट्री है। भारत की शासन व्यवस्था में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो अभी हमने जो 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के पढ़े हैं, वो सातों के सातों फीचर जो है भारत देश की शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, और इसीलिए भारत को एक संघीय राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सातों फीचर्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो फीचर एक बार फिर डिस्कस करते हैं। पहला है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ एक से अधिक स्तर की सरकार है। दूसरा, डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, दोनों ही तरह के सरकारें एक ही तरह के नागरिकों पर शासन करती है, एंड बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के पास लेजिस्लेशन के अलग अलग विषय हैं, टैक्सेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी वो अलग अलग तरह से चलाती है। तो ये भी हमारे यहाँ लागू होता है। तीसरा, द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, पावर शेयरिंग है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन किया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेट्स की गवर्नमेंट को ये पावर मिलते हैं। So, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. फिर the fourth है, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. कोई एक ही सरकार हमारे देश के संविधान को नहीं बदल सकती है। तो ये भी जो तत्व है, फीचर है, वो हमारे भारत देश में है, और राज्यों की सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो वो अकेले अपने दम पर संविधान नहीं बदल सकती। फिर फिफ्थ है, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में भी जुडिशरी को ये पावर है कि वो संविधान में क्या लिखा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग बता सकती है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है, और वही जब कभी कोई सरकारें इस तरह की कोई विरोधाभासी कॉन्फ्लिक्ट वाले कानून बनाती है तो उनका सही मीनिंग संविधान के अनुसार बताती भी है। सिक्स्थ है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। दोनों ही तरह की सरकारों को अपने अपने फाइनेंशियल वित्तीय खर्चों को चलाने के लिए अलग अलग जो है टैक्सेशन के रेवेन्यू के उनके पास सोर्सेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज अलग है जहाँ से उसको इनकम प्राप्त होती है, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज अलग है जहाँ से उसको इनकम प्राप्त होती है। तो इस तरह से दोनों ही फाइनेंशियली ऑटोनॉमी जो है उनको मिलती है। और लास्ट है, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। और भारत में हमारे इस फेडरल सिस्टम की जो दो उद्देश्य हैं, दोहरे उद्देश्य हैं। पहला है नेशनल इंटीग्रिटी, promote unity and integrity of the country, और दूसरा है same time accommodating regional diversity, क्षेत्रीय विविधता को भी संभाले रखना, उसको भी मान सम्मान देना, और राष्ट्र की अखंडता और एकता की सुरक्षा करना। ये दोनों ही हमारे देश की फेडरलिज्म के मेन कारण हैं। इसी वजह से हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो 7 के 7 फीचर इंडिया में इम्प्लीमेंट होते हैं, और इसी वजह से भारत एक संघ राज्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब बनता है कि फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना है, और जब ये पूछा जाए कि भारत कैसे एक संघ राज्य है, तब भी आपको ये सातों पॉइंट ही लिखने हैं। तो एक ही आंसर से आप दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत में अब गवर्नमेंट या सरकारें कौन कौन सी, किस प्रकार की, कितने लेवल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तब भारत में 2 स्तर की सरकारों की व्यवस्था की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन लेटर अ 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। लेकिन बाद में 1993 में हमारे देश में पंचायत और नगर पालिकाओं का एक तीसरे स्तर की भी व्यवस्था की गई। तो इस तरह से अभी हमारे देश में जो लेवल है गवर्नमेंट के, दे आर 3: लोकल लेवल गवर्नमेंट, दैट इज सेल्फ लेवल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, और सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं
एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। जैसे दूसरे फेडरेशन में होता है कि हर स्तर की सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती, वैसे ही भारत देश की तीनों स्तर की सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और हमारे देश के संविधान ने क्लियरली तीन तरह की सूचियां बनाकर दोनों ही तरह की यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और जो थ्री लिस्ट हैं जो हमारे संविधान में दी गई जिसमें ये शक्तियां बांटी गई है, उसमें जो पहली लिस्ट है दैट इज यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट जो है उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, और तीसरी जो है उसे कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहा जाता है, जिसमें सरकारों के बीच की शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम देखते हैं कि किस किस सूची में क्या क्या विषय रखे गए और कौन सी सरकार उस पर काम करती है। तो फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो ये जो संघ सूची है इसमें देश के लिए महत्वपूर्ण सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें देश की सुरक्षा जो है वो विषय संघ सूची का विषय है। फिर जो है फॉरेन अफेयर्स जितने भी हैं, विदेशी मामले या संधियां, युद्ध जो है वो भी संघ सूची का विषय है। बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय है। कम्युनिकेशन जो है वो भी है। और मुद्रा, करेंसी जो है हमारे देश की, भारत देश में एक ही प्रकार के मुद्रा चलती, करेंसी चलती है, किसी भी स्टेट की अपनी अलग करेंसी नहीं है, पूरे देश में एक ही करेंसी चलती है। तो ये जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में करेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और ये विषय इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जहाँ पर पूरे देश में एक जैसी नीति का होना आवश्यक है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। और इस संघ सूची में लिखे गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को या केंद्र सरकार को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ सूची पर सिर्फ भारत सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम स्टेट लिस्ट की, राज्य सूची की। इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। ये वो सूची है जिसमें राज्य और क्षेत्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। ये सारे विषय जो है राज्य सूची के विषय हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य की सरकारों को दिया गया। राज्य की सरकार ही इन सभी विषयों पर कानून बनाती है। तो यूनियन लिस्ट पर संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके बाद एक तीसरी सूची और है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहा जाता है। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिजेस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें दोनों ही तरह की सरकारों के बीच के ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि वन है, व्यापार की जो संगठन है, विवाह है, उत्तराधिकार के नियम हैं। ये सारे जो हैं कॉमन इंटरेस्ट के विषय हैं। तो इस पर दोनों ही तरह की सरकारें कानून बना सकती। स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन के लिए जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोलती है और स्टेट गवर्नमेंट के अपने स्कूल होते हैं। तो दोनों ही तरह की सरकारें शिक्षा के लिए काम करती है। तो कंकरेंट लिस्ट वह सूची है जिस पर दोनों ही तरह की सरकारें कानून बना सकती। बोथ द यूनियन as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. अब इन दोनों ही सरकारें जब समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, स्थिति ऐसी बन सकती है कि किसी कौन से कानून को माना जाए, इस तरह का विवाद हो सकता है। तो ऐसे में अगर एक ही विषय पर कानून बनाने में अंतर दिखता है तो ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा। और ये चीज़ ये भी बताती है कि इस तरह से हमारी जो है केंद्र सरकार को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर जो है स्टेट से दिया गया है। तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है और विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा। तो ये 3 सूचियां हैं जिसमें सभी विषय दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी रह गए हैं या कुछ नए विषय जो है बाद में आए, संविधान बनने के बाद में ऐसे सारे विषयों को जो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाता है।
व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस थ्री लिस्ट, वो उन विषयों का क्या जो इनमें से किसी एक भी लिस्ट में नहीं आते हैं। और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, और कंप्यूटर जैसे विषय जो कि संविधान के बनने के बाद आए थे, तो ऐसे विषयों के ऊपर कानून बनाने के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो जितने भी अवशिष्ट विषय हैं जो बच गए हैं, ऐसे सारे विषय जो बच जाते हैं उनके लिए रेसिड्यूरी या अवशिष्ट विषय शब्द प्रयोग किया गया है। तो उन सब पर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है या जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार जितने भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट हैं उस पर भी कानून बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स लिस्ट के विषयों पर कानून बनाती है और जो है वो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीन सूचियों के द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों विषयों सूचियां हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय तीनों गवर्नमेंट के पास हैं। अगर उसमें हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यूनियन लिस्ट है उसके पास जो है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिजेज, एडॉप्शन, सक्सेशन जैसे विषय हैं। ये विषय पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा विषय किस सूची का पार्ट है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसे में ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है स्टेट लिस्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन है, और स्टेट लिस्ट में जो है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन जैसे विषय रखे गए हैं। तो इस तरह से इन विषयों का जो है जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, और ये ही हमारे देश में शक्तियों के विभाजन इन सूचियों द्वारा किया गया है। ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। अच्छा, हमारे देश में फेडरेशन है, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स को बराबर पावर नहीं होते। तो हमारे देश में भी इसी तरह की व्यवस्था है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ राज्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं कुछ समय पहले तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य था जिसका अपना एक अलग संविधान भी था और उसका एक अलग झंडा भी है। आर्टिकल 370 जिसको कहा जाता है वो जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार द्वारा इस जो आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है। तो ये भी विवाद का विषय है, लेकिन इस तरह से जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए हैं। फिर दूसरा, कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको भी इस तरह के पावर दिए गए हैं। तो जो है कुछ स्टेट्स को अलग से शक्तियाँ दी गई है, बाकी जो है दूसरे स्टेट जो है उनके पास वो शक्तियाँ नहीं हैं। मैनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एप्लीकेबल टू दीज स्टेट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। भारतीय संविधान के बहुत सारे नियम कानून इन राज्यों में जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं लागू तब तक नहीं होंगे जब तक कि उस राज्य की विधानसभा द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। ऐसे ही कुछ नियम जो है भारत के दूसरे राज्यों में भी दिए गए हैं, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली स्टेट दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वुड अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। जो संविधान का आर्टिकल 371A है वो ये कहता है कि हमारे संविधान का, हमारी संसद का कोई भी कानून जो है वो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा इन मैटर रिलेटिंग टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास। नागालैंड के लोगों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से रिलेटेड कोई भी कानून जो है भारतीय संसद द्वारा बनाया गया होगा वो नागालैंड की संसद में नागालैंड राज्य में लागू नहीं होगा। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ एंड ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। तो नागालैंड में बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज कानून जो है वो वहीं के लागू होंगे, वो देश के संसद द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जो विशेष अधिकार नागालैंड को मिला है। तो नागालैंड के पास कुछ स्पेशल पावर्स जो हैं 371A के द्वारा दिए गए हैं। 370 में जम्मू कश्मीर को दिए, 371A में नागालैंड को दिए गए हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके पास बहुत कम पावर है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये वो क्षेत्र हैं जो एक राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं, यानी बहुत छोटे हैं एक एरिया में,
बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्ट, लेकिन जिनको किसी दूसरे राज्य के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, यानी न तो वो एक स्वतंत्र राज्य बन सकते हैं और न ही किसी दूसरे राज्य के साथ इनको मर्ज किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जो हैं वो हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी दिल्ली आर कोल्ड यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसे सभी क्षेत्र जिन्हें राज्य भी नहीं बनाया जा सकता और किसी दूसरे राज्य के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, उन्हें यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। इन टेरिटरीज को, इन संघ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य की तरह के अधिकार नहीं हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, और इन एरियाज पर शासन करने में केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई है जो इन केंद्र शासित राज्यों को शासन को संभालती है, चलाती है। तो इस तरह से भी ये जो हैं कुछ एरियाज़ हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं The sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution। ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस, और इस संविधान के अंदर आसानी से कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। हमारे देश की संसद चाहकर भी इस संविधान को बदल नहीं सकती अकेले अपने दम पर। एनी चेंजेस टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज। अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के उस संविधान संशोधन को पास करना होगा। 66% संसद के जो सदस्य हैं दोनों ही सदनों के, उनके द्वारा उस जो है संविधान संशोधन विधेयक को पास करना पड़ेगा। देन इट हैज़ टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, और फिर उस संशोधन विधेयक को भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी पारित किया जाना चाहिए। तो आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित होने पर और जो है दोनों ही सदनों के 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, संविधान संशोधन, तभी वो पास हो सकता है। फिर हमारे देश में इस संघीय व्यवस्था में जुडिशरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। संविधान का जो भी इम्प्लीमेंटेशन उसको लागू किया जाता है तो उसको देखने का कार्य जो है जुडिशरी को दिया गया है, न्यायिक व्यवस्था को दिया गया है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, विवाद की किसी भी स्थिति में अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। जब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन में कोई विवाद होता है तो ऐसे में हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। और जो भी केंद्र और राज्य सरकार है, दोनों ही सरकारों को अपने अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करने और उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए नए नए टैक्सेस लगाने और उन सबको जो है बदलने का अधिकार दिया गया है। तो दोनों ही तरह के सरकारों को जो है क्या है पूर्ण स्वायत्ता जो है वो मिली हुई है, लेकिन जुडिशरी उन पर नज़र भी रखती है। फिर इसके बाद जो है आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने इसी चैप्टर का अगला पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे टू ऑल।